आज मैंने सूर्य से जरा यूं कहा। आज मैंने सूर्य से जरा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमा के भी वह दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं। तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला क्यों मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहन का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आपको हिंदी से संबंधित जो जानकारी दिया था उसी से संबंधित मैं आज आपको 12 प्रश्नों को हल कराऊंगा और आप कापी कलम लेकर बैठ जाइए। देखते हैं आप कितने अंक हासिल करते हैं। बीच में हमारी जो है थोड़ी तबीयत खराब हो जाने के कारण अभी भी मैं अस्वस्थ ही हूँ। इसी वजह से जो है वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो मैं सोचा आज आपको कुछ प्रश्न जो है आपके सामने मैं रखूं, जिससे आपकी जो तैयारी है उसमें निरंतरता बनी रहे और आने वाली अगर आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हितकर साबित हो। तो चलिए, सबसे पहले प्रश्न जो वो पिछला वीडियो था उसी से संबंधित जो है प्रश्न है। सबसे पहले हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, वो ये है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में हुई। पहला ऑप्शन जो है 1819, 1828 ईस्वी, 1875 ईस्वी या 1892 ईस्वी। जल्दी से बताइए और आप टिक कर लीजिए। और उसके बाद क्या कहते हैं, आप जब मैं आंसर बताऊंगा यदि आपका सही होगा तो एक नंबर आप ले सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी शुरू करिए। तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपका सही होगा तो एक नंबर ले लीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना अंक हुआ है 12 में से। अगर 12 नंबर में से आप 10 नंबर तक अगर हासिल करते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आत्मारंग पांडुरंग ने किस धार्मिक संस्था की स्थापना की। आत्मारंग पांडुरंग ने किस धार्मिक संस्था की स्थापना की। पहला ऑप्शन है प्रार्थना समाज, दूसरा है ब्रह्म समाज, तीसरा है आर्य समाज और चौथा है सभी, यानी कि सभी संस्थाओं की स्थापना इन्होंने की थी। तो आप जल्दी से बताइए किस किस संस्था की स्थापना की थी आत्मारंग पांडुरंग ने। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ, अगर आपका सही होगा तो एक नंबर और ले लीजिएगा। आत्मारंग पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की जो है स्थापना की थी, प्रार्थना समाज। और चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की, बताइए जल्दी से। आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई, या विवेकानंद जी द्वारा, या आत्मारंग पांडुरंग जी द्वारा, या महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है इसका जिक्र जो है परीक्षा में हो चुका है। जल्दी बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आप सभी लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। राजा राम मोहन राय जी द्वारा, विवेकानंद जी द्वारा, आत्मारंग पांडुरंग जी द्वारा, या महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा। देखिए, विवेकानंद जी और दयानंद जी में दोनों महापुरुषों में नंद नंद है, इसलिए काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो विवेकानंद जी हैं वो एक राष्ट्रवादी नेता थे और दयानंद जी भी ये भी एक समाज सुधारक थे। लेकिन ये जो है इनका जो कार्य क्षेत्र रहा, उनका जो कार्य क्षेत्र रहा, दोनों में काफ़ी अंतर था। भारत के विचारों को विदेशों तक पहुंचाने का जो काम किया है वो विवेकानंद जी के द्वारा। दयानंद जी के द्वारा जो समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियां थी उनको दूर करने में इनका जो है मुख्य योगदान था। तो ऐसे कई सारे अंतर हैं जो इनके नामों को अलग कर देते हैं, इसलिए इनके चरित्र को पढ़िएगा, इनके व्यक्तित्व को पढ़िएगा, तब बिल्कुल आपको अंतर दिखेगा। बहुत भाई कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कौन है विवेकानंद कौन है दयानंद। तो मैं आपको बता दूं, आर्य समाज की जो स्थापना वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। चलिए मैं आपको आगे अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी।
थियोसॉफिकल सोसाइटी अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? काफी अच्छा प्रश्न है। थियोसॉफिकल सोसाइटी अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? जल्दी बताइए। पहला है कलकत्ता, दूसरा है मुंबई, तीसरा है अडयार चेन्नई या चौथा है पुणे? जल्दी बताइए। तो चलिए मैं बताता हूँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो अडयार चेन्नई में है। चलिए आपको पांचवें प्रश्न की ओर ले चलते हैं। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन धार्मिक सामाजिक संस्था की स्थापना किसने की? ये काफी इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन धार्मिक सामाजिक संस्था की स्थापना किसने की थी? देखिए जितने भी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं स्थापित की गई हैं उनका उद्देश्य समाज को आगे ले जाने में है। समाज में जो फैली विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं जिससे समाज काफी पहले बहुत जो है पिछड़ा हुआ था, उन्हीं को दूर करने में हर एक सामाजिक संस्था की जो है स्थापना विभिन्न महान व्यक्तित्व के द्वारा की गई थी और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। जैसे बाल विवाह देखिए अब बंद हो गया, सती प्रथा और छुआछूत, तो इसमें काफ़ी हद तक हमारे महापुरुषों को सफलता भी मिली है। तो इसी सब कारणों को देखते हुए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का जो है स्थापना स्थापना की गई थी। तो बताइए रामकृष्ण मिशन धार्मिक सामाजिक संस्था की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी या भगत सिंह या चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय जी द्वारा? तो मैं आपको बता दूं रामकृष्ण मिशन जो है धार्मिक सामाजिक संस्था की स्थापना विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 6। छठा जो प्रश्न है वो ये है कि हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, रोचक है कि भारत में वह कौन सा शब्द है कि जो हिंदी का भी हो और सबसे ज़्यादा उसको लोग प्रयोग भी करते हो? तो जल्दी बताइए। प्रणाम है, गाय है, आशीर्वाद है या नमस्ते है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये कि हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो शब्द है, जल्दी ये बताइए। देखिए प्रणाम है, गाय है, आशीर्वाद है, नमस्ते है। तो मैं आपको बता दूं कि नमस्ते एक ऐसा शब्द है हिंदी का कि जो प्रतिदिन सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है इसका। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी कितने प्रतिशत, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है? मतलब कि भारत में कितने ऐसे मतलब कितने लोग ऐसे हैं, अगर प्रतिशत निकाला जाता है जो 100 में, कितने लोग 100 में ऐसे लोग हैं कि जिनकी मातृभाषा, मातृभाषा का मतलब जिसमें वो पले बढ़े हों, जिसमें जब उनका जन्म हुआ तो वही भाषा बोली है, जो जहाँ पर उनका जन्म हुआ है वही मातृभाषा होती है, जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, वही भाषा मातृभाषा होती है। तो ये कितने प्रतिशत लोगों की हिंदी है मातृभाषा? तो बताइए 30.1%, 43.63% या 70.3% या इसमें 90%? बताइए कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर भारत में पूछा जाता है मातृभाषा का जो प्रतिशत है तो वो है ये दूसरा ऑप्शन 43.63%। जबकि लोग हिंदी समझते हैं और बोलते हैं, इनका जो प्रतिशत है वो 77% है। ये अलग बात है, लोग बोल रहे हैं समझ रहे हैं ये है 77%, लेकिन मातृभाषा का जब पूछेगा तो 43.63%। चलिए आपको आठवें प्रश्न की ओर ले चलते हैं। हमारा आठवां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा उर्दू, चौथा तेलुगु? जल्दी बताइए भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए भारत में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, अगर आपका सही होगा तो एक नंबर ले लीजिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी बोली जाती है। और कैसे, मैं आपको बता दूं, देखिए भारत में जो हिंदी है वो कई राज्यों में बोली जाती है। इससे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, मध्य प्रदेश। तो कई राज्यों में बोले जाने के कारण हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और भारत में जो है हिंदी को जो है वो राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वैसे माना जाता है कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन ये जो है राजभाषा का इसको दर्जा प्राप्त है। तो चलिए मैं आपको अब अगले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। नौवां जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख किया गया है? अब देखिए पहला ऑप्शन है 12वें भाग, 14वें भाग, 17वें भाग और 22वें ही भाग में ही बताया गया है। तो मतलब पहला ऑप्शन है 12वें भाग, दूसरा ऑप्शन है 14वें भाग, तीसरा ऑप्शन है 17वें भाग और चौथा ऑप्शन है 22वें भाग। देखिए संविधान में 22 भाग है
और उस 22 भाग में किसमें जो है भाषा का उल्लेख किया गया है? जल्दी बताइए, पेपर में कई बार पूछा गया है। संविधान में 395 अनुच्छेद है, 6 मौलिक अधिकार हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 12 अनुसूची है। संविधान के निर्माण के समय जब उस समय 8 अनुसूची थी, बाद में 12 अनुसूची हो गई। उसी 22 भाग में बताइए कि संविधान के 22 जो भाग है उसमें भाषा का उल्लेख किसमें किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका सही होगा तो एक नंबर ले लीजिएगा। 17वें भाग में जो है भाषा का उल्लेख किया गया है। मैं आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूं। अगला प्रश्न है जो 10वां जो प्रश्न है वो ये है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मिलान जो है चारों में से नहीं कर रहा है? बताइए। उत्तर प्रदेश में क्या हिंदी है, मतलब हिंदी बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में उर्दू, या पश्चिम बंगाल में बंगाली, या केरल में कोंकणी? बताइए कहाँ की कौन सी भाषा है, और इन चारों में कौन सा ऐसा है जो मेल नहीं खा रहा है? तो जल्दी बताइए, समय आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड, जल्दी बताइए भाई। चलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो देखिए उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वो हिंदी, बिल्कुल सही। कह क्या रहा है कि सुमेलित नहीं है, हमको कौन सा नहीं मेल खा रहा है उसकी, उस राज्य की भाषा, उसी को ढूंढना है। दूसरा है जम्मू कश्मीर में उर्दू, बिल्कुल सही। पश्चिम बंगाल में बंगाली, और केरल में कोंकणी। तो जल्दी बताइए, आपके पास समय है, जल्दी बताइए। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें गलत है वो है केरल कोंकणी। केरल का जो है वो मलयालम है, मलयालम, और कोंकणी जो है ये गोवा की भाषा है। तो इसलिए यहाँ पर जो इस प्रश्न के हिसाब से केरल की जो भाषा है वो मलयालम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोंकणी है, इसलिए ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत है। चलिए मैं आपको अगले प्रश्न, 2 प्रश्न और बचा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए जो 11वां प्रश्न है वो है हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जल्दी बताइए। हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है उर्दू से, दूसरा ऑप्शन हिंदू से, तीसरा ऑप्शन सिंधु से, चौथा ऑप्शन हिंदी से। बताइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका सही होगा तो एक नंबर ले लीजिएगा। जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? सिंधु से हुई है। कहाँ से? सिंधु से। चलिए आप आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली है पहला ऑप्शन, दूसरा प्राकृत, तीसरा ब्राह्मी, चौथा संस्कृत। चलिए बताइए जल्दी से कि भारत में की जो प्रथम देश भाषा है, यानी भारत की वह कौन सी भाषा है इन चारों में कि जो यहाँ की मूल भाषा, अगर हम कहें कि उसी भाषा से सारी भाषाओं का जो है निर्माण हुआ है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की जो प्रथम देश भाषा कौन सी है वो है संस्कृत। संस्कृत से निकला है पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से जो है प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, और अवहट से हिंदी। ये जो ब्राह्मी है ये तो लिपि है, ब्राह्मी से देवनागरी निकली, ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी निकली है, देवनागरी लिपि से हिंदी जो लिपि लिखते हैं वो निकली है। तो ये अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से प्रश्न है। तो भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? वो संस्कृत है। तो चलिए मैं आपको ये जो वीडियो था ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आपको अगले वीडियो में वर्णमाला से संबंधित जानकारी दूंगा, और ये जो कुछ मुख्य बिंदु थे हिंदी से संबंधित मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आपको आगे पढ़ाता रहूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको वर्णमाला बताऊंगा, और वर्णमाला चाहे वो कक्षा 5 का बच्चा हो या 8 का, 10, 12 तैयारी, या कोई आर्मी पुलिस रेलवे कोई भी भर्ती हो, सबके लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से ही जो वर्णमाला जो है, देखिए अगर बात करें व्याकरण, हिंदी व्याकरण की, तो वर्णमाला से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि वो हिंदी से प्रश्न आए और वर्णमाला से ना पूछा जाए। तो उच्चारण स्थान, वर्णमाला के भेद, कितने भेद होते हैं, इनका क्या, कैसे इनकी प्रक्रिया है, पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। आप लोग मेहनत से पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।